नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, जिससे गरीब जरूरतमंदों का भलाई हो सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के फुसगढ़ स्थित गौशाला का दौरा किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नगर निगम को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि फुसगढ़ गौशाला में गौवंश की देखभाल भी करें। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसान और किसानी के क्षेत्र में नेक पहल कर रहे हैं, ताकि किसान और पशुपालकों का जीवन खुशहाल हो सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को खुद फुसगढ़ स्थित गौशाला का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गोवंश की हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। अभी तक पुलिस ने इस मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तारी की है और जल्द ही अन्य फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गोवंश की हत्या के मामले में पुलिस की जांच चल रही है। जांच में तथ्य सामने आया है कि आरोपियों ने गोवंश को जहरीला पदार्थ खिलाया है। इस पूरे मामले में 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से 3 आरोपी अभी तक फरार हैं। जल्द इन फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस इस संबंध में निरंतर कार्रवाई कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आरोपी दीवार फांदकर गौशाला में आए थे। शंका जाहिर की जा रही है कि मृत पशुओं का व्यापार करने वालों की मिलीभगत से आरोपी इस वारदात को अंजाम दे रहे थे। हालांकि मामले में अभी जांच जारी है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये बहुत एक दुखद कहानी है कि इस गौशाला में पिछले दिनों में कुछ शरारती तत्वों ने उनके चारे में कोई जहरीला पदार्थ देकर के खिलाया है। सल्फास खिलाई गई है और बाद में उन लोगों को पकड़ा भी गया है। 4 लोग पकड़ लिए हैं, 3 जो है अभी और बकाया है भागे हुए, जिनको भी पकड़ना शेष है। साइड की जो चारदीवारी है उससे भी कूद करके आए हैं लोग, और इसमें कहीं ना कहीं शंका जाहिर की जा रही है कि जो लोग मृत पशुओं का और व्यापार करते हैं उन लोगों की मिलीभगत से ये सब हुआ होगा। फिर भी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और उस इन्वेस्टिगेशन में जहाँ तक भी जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको पकड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नगर निगम को निर्देश देते हुए कहा कि फुसगढ़ गौशाला में गौवंश की देखभाल करें। उन्होंने कहा कि गौवंश के चारे की पूरी व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही समय समय पर इनके स्वास्थ्य की जांच भी होनी चाहिए। उन्होंने गौशाला की चारदीवारी को लेकर भी नगर निगम के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इस अवसर पर मेयर रेणुबाला गुप्ता, उपायुक्त अनीश यादव, पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया, जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी गौरव कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए करनाल से विकास महिला की रिपोर्ट। हरियाणा को विकास के पथ पर आगे लेकर बढ़ रही मनोहर सरकार प्रदेश के विकास के लिए हर संभव प्रयासरत है। छोटे बड़े प्रोजेक्ट के जरिए हरियाणा के विकास को मनोहर गति मिल रही है। सरकार की मनोहर नीतियों के कारण ही विदेश में भी हरियाणा ने अपनी परचम लहराया है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल प्रवास के दौरान अंसल सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने EWS लोगों के लिए बनाए गए मकानों का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को इन मकानों की मरम्मत करने के निर्देश भी दिए। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की छवि दिन ब दिन बदलती जा रही है। मनोहर सरकार के कुशल नेतृत्व में प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जिससे हरियाणा की पहचान देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होता जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को करनाल प्रवास के दौरान अंसल सिटी पहुंचे। इस दौरान सीएम ने हाउसिंग बोर्ड द्वारा गरीब वर्ग EWS लोगों के लिए बनाए गए मकानों का औचक निरीक्षण कर स्थिति का जायजा भी लिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को इन मकानों की मरम्मत करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों से कहा कि सरकार की पॉलिसी के अनुसार हाउसिंग सोसाइटी में
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब वर्ग EWS लोगों के लिए मकान बनाने का प्रावधान है, जिसके चलते करनाल शहर में अंसल सिटी, अल्फा सिटी, CHD सिटी और नरसी विलेज में मकान बनाए गए हैं, जिसमें से अधिकतर मकान लंबे समय से खाली पड़े हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी कहा कि ये मकान सरकार की प्रॉपर्टी है, इसे खराब न होने दें, इससे जनता का नुकसान होता है। वहीं उन्होंने हाउसिंग बोर्ड की कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिए इन मकानों की मरम्मत करवाने का प्रपोजल तैयार करें और इसकी शुरुआत अंसल सिटी से की जाए। साथ ही इस कार्य को आगामी 20 मार्च तक पूरा करवाया जाए। इसके बाद सरकार द्वारा इन मकानों की ऑक्शन की जाएगी। निरीक्षण के दौरान हाउसिंग बोर्ड की कार्यकारी अभियंता दीक्षा मलिक ने CM को अवगत कराया कि अंसल सिटी में 146 मकान, CHD सिटी में 1012, अल्फा सिटी में 606 और नर्सिंग विलेज में 179 मकान हाउसिंग बोर्ड द्वारा बनवाए गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि आपके निर्देशानुसार अंसल सिटी में बने मकानों की मरम्मत का कार्य जल्द पूरा करवा दिया जाएगा। वहीं सरकार की पॉलिसी के तहत हाउसिंग सोसाइटी में 20% क्षेत्र को आरक्षित रखा जाता है, जिसमें से 10% पर हाउसिंग बोर्ड द्वारा मकान बनाए जाते हैं। साथ ही 10% कॉलोनाइजर द्वारा गरीब लोगों को सस्ती दर पर प्लॉट और मकान दिए जाते हैं। वहीं अंचल सिटी के अवसर पर मेयर रेणु बाला गुप्ता, उपायुक्त अनीश यादव, पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया भी मौजूद रहे। हरियाणा की मनोहर सरकार नागरिकों की भलाई के लिए काम कर रही है। लगातार ऐसी मनोहर योजनाओं का तोहफा नागरिकों को मिल रहा है, जिसका वो सीधा लाभ उठा पा रहे हैं। हरियाणा सरकार की मनोहर नीतियों के कारण ही आज हरियाणा दुनिया का उभरता हुआ सबसे तेज गति से विकास करने वालों में शामिल हुआ है। देखिए, मुख्यमंत्री की इन्हीं मनोहर नीतियों के कारण आज हरियाणा ने अपनी पहचान विदेशों में भी बनाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा ने सबसे तेजी से विकास कर रहे राज्यों में खुद को शामिल किया है। बात चाहे हरियाणा के विकास की हो या फिर हरियाणा वासियों की हो या फिर सभ्यता और संस्कृति को बढ़ावा देने की, हरियाणा की मनोहर सरकार ने हर दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसका परिणाम जमीनी स्तर पर देखने के लिए मिल रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन के मूल मंत्र पर कार्य कर रही है और इस मूल मंत्र को अमली जामा पहनाने के लिए सुशासन पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार लगातार विकास पर बल दे रही है और इसी दिशा में हम अंत्योदय की भावना से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि कोई भी क्षेत्र को अछूता न छोड़ा जाए। इसी कड़ी में सबका साथ सबका विकास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो क्षेत्र विकास में पीछे रह गया है, उन्हें आगे लाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। हरियाणा सरकार 5 मूल मंत्र पर प्रदेश में कर रही है काम। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन है 5 मूल मंत्र। हरियाणा की मनोहर सरकार सुशासन पर दे रही विशेष जोर। सबका साथ सबका विकास की अवधारणा पर काम कर रही है। 1 अप्रैल 2023 से नए बजट में किए गए प्रावधानों पर शुरू होगा कार्य। सरकार ने कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट हाउस बनाया और साझा डेयरी कार्यक्रम भी शुरू किया। 15 मार्च के बाद 5000 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू होगा। मनोहर सरकार में आकांक्षी जिलों में विवाद आया है अव्वल। इस बार के बजट में नए टैक्स का कोई प्रावधान नहीं है। सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में GST संग्रह में हरियाणा नंबर 1 पर है। पुलिस में महिलाओं की भागीदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री की इन्हीं मनोहर नीतियों के कारण आज हरियाणा ने अपनी पहचान विदेशों में भी बनाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा ने सबसे तेज विकास कर रहे राज्यों में शामिल है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले साल बजट के दौरान की गई घोषणाओं के 80% कार्य पूरे किए जा चुके हैं और आने वाली 1 अप्रैल 2023 से नए बजट में किए गए प्रावधानों पर कार्य आरंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की चुनौती का सामना किया और इस दौरान हमने ऑनलाइन और तकनीक का सहारा लेकर लोगों को सुविधाएं पहुंचाने का भी काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र को हमने प्रभावी ढंग से लागू किया है और आज हर परिवार की जानकारी इस परिवार पहचान पत्र में दर्ज है
और अब उसी के अनुरूप लोगों को सुविधाएं मुहैया हो पाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए हैं, जबकि 9 लाख फर्जी राशन कार्ड रद्द हुए हैं, जिनमें से आयकर भरने वाले 3 लाख लोगों के कार्ड हटाए गए हैं और 80,000 सरकारी कर्मचारियों के कार्ड भी होते हैं। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हरियाणा का किसान लगभग हर क्षेत्र में अग्रणी रहता है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार पहली सरकार है जो 14 फसलों को MSP पर खरीद रही है और ऐसे ही भावांतर भरपाई योजना को लागू किया है ताकि किसानों की उपज की खरीद सुनिश्चित हो सके। पानी के मुद्दे पर बात करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार ने पानी की चिंता की है और इसी को देखते हुए किसानी से जुड़े कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कई उत्कृष्टता केंद्र खोले गए हैं ताकि जिन किसानों के पास भूमि कम है उन्हें किसानी से जुड़े अन्य कार्य पर सब्सिडी देकर आगे बढ़ाया जा सके। इसी तरह सूक्ष्म सिंचाई के तहत 81% तक सब्सिडी दी जा रही है, क्योंकि साल 2011 से लेकर 2022 तक हरियाणा में भूमिगत पानी 10 मीटर तक नीचे गया है। इसी को देखते हुए मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी लागू की गई है। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट हाउस बनाया है, जिसके तहत 1000 करोड़ रुपए के बासमती चावल का एक्सपोर्ट किया है। इतना ही नहीं, साझा डेयरी कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमने सड़कों की मरम्मत के लिए 2200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और 15 मार्च के बाद 5000 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसी तरह प्रदेश में चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने के लिए आने वाले समय में 11 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जिनके लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी किया गया है। ऐसे ही डॉक्टरों को 5 साल तक राज्य में सेवाएं देने के लिए भी अनुबंधित किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मेवात हरियाणा का आकांक्षी जिला है और इस बार की रेटिंग में मेवात ने विकास के मामले में आकांक्षी जिलों में अव्वल स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 9 जिला से होकर जा रहा है, जिससे भी मेवात क्षेत्र के विकास को पंख लगेंगे। इसी तरह बेसहारा गोवंश की सुरक्षा और रक्षा के लिए गौशालाएं खोली गई हैं और इस बार प्रस्तुत किए गए बजट में इस राशि में वृद्धि की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार प्रस्तुत किए गए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, क्योंकि हमारे राज्य का GST संग्रह अन्य राज्यों के मुकाबले काफी अच्छा है। उन्होंने बताया कि बड़े राज्यों में GST संग्रहण में हरियाणा नंबर 1 पर है। अपराध के विषय पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा और इसी कड़ी में अवैध तरीके से कमाई हुई आय से बनाई हुई प्रॉपर्टी को ध्वस्त करने का काम हमारी सरकार कर रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण के विषय पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज में महिला को बराबर की भागीदारी सुनिश्चित, उस दिशा में हरियाणा सरकार आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा शक्ति का बल गठन किया गया है और जो वर्ष 2014 में पुलिस में महिलाओं की भागीदारी 6% थी, अब इसे 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरतमंद लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जिन परिवारों की सालाना आय 1 लाख रुपए से नीचे है, ऐसे 36,000 लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ते हुए ऋण दिलाया गया है ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। गुरुग्राम में 1 से 4 मार्च तक होने वाली G20 देशों की बैठक के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद इस तैयारियों को लेकर विभागीय समीक्षा बैठक कर जानकारी ले रहे हैं ताकि सम्मेलन में हरियाणा अपनी अतिथि देवो भव की परंपरा की नजीर पेश करेगा। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के गुरुग्राम में 1 से 3 मार्च तक आयोजित होने वाली G20 देशों के एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद कार्यक्रम की तैयारियों की विभागीय समीक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन की बैठकों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि सभी राज्य इस दौरान अपनी समृद्ध संस्कृति और बेहतर पहलुओं का प्रदर्शन करें ताकि सम्मेलन में आने वाले विदेशी मेहमानों के मन में भारत की अच्छी छवि बने। इस सम्मेलन में हरियाणा अपने अतिथि देवो भव की परंपरा की नजीर पेश करेगा। आयोजन को लेकर गुरुग्राम में करीब 100 सार्वजनिक स्थलों पर G20 के लोगो प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके साथ ही मेट्रो पिलर, राष्ट्रीय राजमार्ग और विभिन्न इमारतों को भी रोशन किया जाएगा। इतना ही नहीं, आयोजन से जुड़े स्थल और सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के ठहरने के इंतजाम भी पूरे कर लिए गए हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं। एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक की तैयारियां पूरी।
हरियाणा में G20 सम्मेलन के तहत होगी अहम बैठक। G20 शिखर सम्मेलन की बैठक में नजीर पेश करेगा हरियाणा। अतिथि देवो भव की परंपरा की नजीर पेश करेगा हरियाणा। G20 के मेहमानों का हरियाणवी पारंपरिक तौर से होगा स्वागत। पगड़ी बांधकर और तिलक लगाकर किया जाएगा स्वागत। G20 के मेहमान म्यूजियो कैमरा सुल्तानपुर लेक का करेंगे भ्रमण। हरियाली एवं सुरक्षा इंतजामों की समुचित व्यवस्था की गई है। म्यूजियो कैमरा में 42 अग्रणी फोटोग्राफ्स द्वारा दिखाई जाएगी प्रदर्शनी। भारत की पिछले 75 वर्षों में फोटोग्राफी के सफर पर आधारित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। विदेशी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के दौरान सुल्तानपुर लेक पर दिखाया जाएगा प्रदर्शनी। हरियाणा में संचालित महिला स्वयं सहायता समूहों की कार्यप्रणाली को किया जाएगा प्रदर्शित। G20 की स्थापना वर्ष 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। वर्ष 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के मद्देनजर G20 को राष्ट्रीय अध्यक्षों, शासन अध्यक्षों के स्तर तक उन्नत किया गया और वर्ष 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने और उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शुरुआत में G20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था। भारत के लिए G20 अध्यक्षता अमृतकाल की शुरुआत है, जो 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से शुरू होकर एक भविष्यवादी, समृद्ध, समावेशी और विकसित समाज, जिसकी मुख्य विशेषता मानव केंद्रित दृष्टिकोण के लिए अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी तक 25 वर्ष की अवधि है। जनता टीवी के लिए गुरुग्राम से आकाश खुराना की रिपोर्ट। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। वहीं महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का आज बलिदान दिवस है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, भारत माता की गोद में पले बढ़े महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी के एक निडर और वीर पुरुष थे। उनके पराक्रम एवं सर्वस्व न्यौछावर करने के जुनून के समक्ष अंग्रेज भी बौने सिद्ध हो गए। बलिदान दिवस पर मैं उनको सादर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तो वहीं हरियाणा प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता के लिए कई निर्णय लिया है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। हरियाणा बजट 23-24 में युवा सशक्तिकरण उद्यमिता के लिए ये निर्णय लिया गया है। युवाओं के कौशल सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री कौशल मित्र फेलोशिप योजना की शुरुआत की गई है। तो वहीं हर वर्ष 5,000 युवाओं के प्रशिक्षण के लिए 50 राजकीय विद्यालयों, बहुत तकनीकी संस्थान में कौशल स्कूलों का प्रावधान किया गया है। 6 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए निःशुल्क फॉरेन लैंग्वेज कोर्स की शुरुआत की गई है। तो वहीं आईटी में एडमिशन लेने वाली गरीब लड़कियों के लिए 2,500 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ग्रुप सी डी के लिए सीईटी परीक्षा के माध्यम से 65,000 से अधिक पदों पर नियमित भर्ती भी की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा बजट 2023 पशुपालकों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं। पशुपालकों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। हरियाणा बजट 2023-24 राज्य में शुरू की जाएगी 70 नई मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां। पलवल, महेंद्रगढ़, अंबाला और फतेहाबाद में पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक, वहीं गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी अत्याधुनिक सरकारी क्लिनिक की भी व्यवस्था की जाएगी। हरियाणा गौ सेवा आयोग का बजट 40 करोड़ से 400 करोड़ किया गया है। हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन शुरू किया जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं
और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, पराली प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को प्रति एकड़ कितनी राशि प्रदान करती है। इसका सही जवाब है डी, 1000 रुपए। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से सुरेंद्र। सुरेंद्र, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनके कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है, सुनिए। ई संजीवनी एक ऐसी सुविधा है जिसमें कि मरीज अपने घर से बैठे ही विशेष परिस्थितियों में यदि कोई तकलीफ है तो अपने सिविल हॉस्पिटल के जो भी डॉक्टर साहब हैं उनसे सलाह कर सकते हैं ऑनलाइन, जिसके लिए उनको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है जो बहुत सामान्य से किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन पर किया जा सकता है। इस सुविधा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी जब कोरोना दुर्भाग्य से आया, तो मरीजों को बड़ी दिक्कतें आई कि हम कैसे जाके दिखाएं, भयावह लोग आते भी नहीं थे। तो इसलिए सरकार के राष्ट्रीय स्तर पर ये सुविधा शुरू की गई जो हमारे राज्य में भी काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध हुई। तो इसके अंदर ये होता है कि मरीज ऑनलाइन गूगल से अपना एक ऐप डाउनलोड करता है, ई संजीवनी ओपीडी ऐप, और उसके माध्यम से वो एक पेशेंट रजिस्ट्रेशन करके अपना कभी भी 24 घंटे सलाह ले सकते हैं। रोज़ तकरीबन कितने फ़ोन आ जाते हैं, ज़्यादातर किस तरह की राय लेते हैं? जी, ई संजीवनी के अंदर तकरीबन जो 24 घंटे सुविधा है जिसमें मरीज़ स्वयं कॉल करके पूछ सकता है, उसके अंदर हमारे प्रदेश के अंदर 2 जिलों की ड्यूटी हर 11वें दिन रिपीट होती है और 2 जिलों के करीब हमारे 4 डॉक्टर एक टाइम पे ड्यूटी पे होते हैं। तो आप ये माने कि 4 डॉक्टर ऑनलाइन 24 घंटे आपको उपलब्ध हैं। उसके लिए तकरीबन 150 से 200 और कभी कभी 250-300 भी कॉल आ जाती हैं, जो कि छुट्टी के दिन तो और भी ज़्यादा आती हैं कि जो भी पेशेंट अपने घर पे किसी भी ऐसी स्थिति फेस कर रहे हैं कि भाई बुखार है या खांसी है या कोई ऐसी तकलीफ़ है जो उसको काफ़ी समय से परसिस्ट कर रही है, या कोई डायबिटिक या फॉलोअप वाले पेशेंट हैं, तो वो भी अपने घर से कॉल करके उस ऐप पे डॉक्टर से ऑडियो और वीडियो दोनों माध्यम से संपर्क करके सलाह ले पाते हैं और लाभान्वित होते हैं। ई संजीवनी के अंदर अब और भी ज़्यादा अच्छी सुविधाएं हो गई हैं, जिसके माध्यम से हमने ये बताया है उसको कि ई संजीवनी ओपीडी हब, यानी कि पहले जो सामान्य चिकित्सा के बारे में सामान्य चिकित्सा अधिकारी बताते, अब हमारी ये सुविधा राज्य स्तर पर स्पेशलिस्ट की भी तरह के लिए शुरू कर दी है कि कोई भी पीएचसी और सीएचसी जहाँ पर यदि कोई व्यक्ति आता है तो उसको जिला मुख्यालय पर आने की आवश्यकता नहीं है। कई बार वो 50 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर है, तो जो पीएचसी सीएचसी के हमारे डॉक्टर साहब हैं वो ऑनलाइन आपसे तकलीफ़ पूछ के और जो स्पेशलिस्ट ड्यूटी पर हैं उनसे आपको बाकायदा प्रॉपर सलाह दिलाते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कोई छोटा बच्चा का बीमार है, कोई 2, 4, 10 दिन का, महीने का, तो शहर में लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, तो वहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब हैं उसकी तकलीफ आपसे पूछते हैं और हमारे जो स्पेशलिस्ट ऑन ड्यूटी उस दिन उपलब्ध हैं उनसे सलाह करके आपको बेस्ट पॉसिबल राय दिलाते हैं जिससे आपको उचित इलाज मिल सके और आप लाभान्वित हों। तो वक्त हो गया है आज के इस सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा युवा नौकरी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई थी? ए साल 2015, बी साल 2018, सी साल 2022, डी साल 2023। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।